दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश जिसकी जीडीपी टॉप 10 में शामिल है, 9th में रैंक में है जिसकी जीडीपी। आज वो देश, वो कंट्री ख़त्म होने की कगार पे है। सुनने में अगर बुरा लग रहा हो, डर लग रहा हो तो लगना चाहिए, बिकॉज ऐसी हालत है कनाडा की अभी फिलहाल, एंड आई एम श्योर ये कुछ सालों तक रहेगी ऐसी ही। Because something crazy has been happening in the last couple of years. Seems a lot of people are moving out of the country. तो भाई आपकी जिंदगी यहाँ पे आके नर्क भी बन सकती है। I don't see my future in Canada. हजारों लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। I don't understand anymore. Because I'm not enjoying it here. How the hell is anyone existing in Canada? Like I feel. हजारों लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं। इन्फ्लेटेशन और महंगाई पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और सिर्फ जुलाई के महीने में 7,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं। कनाडा में नशा खुलेआम बिक रहा है। वायलेंस एंड क्राइम पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इतनी बुरी हालत है कनाडा में। कनाडा में घर खरीदना और रहना 70% पॉपुलेशन के लिए इम्पॉसिबल हो चुका है और पिछले 10 सालों में होमलेस मतलब जिन लोगों के पास घर नहीं है उनकी संख्या ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। द सेकंड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसका वीज़ा और इमिग्रेशन लेने के लिए हमारे एशियन मुल्क के लोग लाइन में लगते हैं। आज वही कंट्री क्यों कोलैप कर रही है? हम इस चैनल में इन 4 रीजन के बारे में बातचीत करेंगे, इसीलिए आपसे विनती है कि ये पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। ये है कनाडा, अमेरिका के बिल्कुल ऊपर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। कनाडा के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ साइड में एटलिक ओशन है। कनाडा और यूएस का बॉर्डर दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है और ज़्यादातर कैनेडियन पॉपुलेशन इन बॉर्डर के पास ही रहती है। कनाडा की ओंटारियो सिटी 40% जीडीपी कंट्रोल करती है और ज़्यादातर कैनेडियन अमेरिकन बॉर्डर के पास रहते हैं क्योंकि कनाडा में हद से ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कनाडा के नॉर्दर्न साइड में हर तरफ बर्फ़ है, या तो झील है या तो समुंदर है। पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर 50% फ्रेश वाटर सिर्फ कनाडा में है। कनाडा नेचुरल रिसोर्स से माला माल है। उसके पास दुनिया का चौथे सबसे बड़ा ऑयल रिसोर्स है और इसके अलावा कनाडा के पास पोटैश, यूरेनियम, कोल्ड, जियोथर्मल एनर्जी और नेचुरल गैस के भी कनाडा के पास रिसोर्स है। बेशुमार लेक्स एंड पानी के रिसोर्स होने की वजह से कनाडा की 60% एनर्जी सिर्फ हाइड्रोथर्मल पावर से आती है। इसीलिए कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो पानी से बिजली पैदा करता है। कनाडा की मेन इंडस्ट्री है रियल इस्टेट, सेकंड नंबर पे आती है माइनिंग और थर्ड नंबर पे आती है मैन्युफैक्चर। इसीलिए ज़्यादातर कैनेडियन पॉपुलेशन इन्हीं रीजन में रहती है। इतनी ज़बरदस्त कंडीशन होने के बावजूद कनाडा का ड्राफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। 2021 में सिर्फ 45% लोगों को कनाडा की नागरिकता यानी कि कनाडा की नेशनलिटी मिली। ये वो लोग हैं जो 2011 में कनाडा में आए थे। इस रेशियो को अगर हम 20 साल पुराने डेटा से जोड़े तो 2021 में 75% लोगों को कनाडा की नेशनलिटी मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो लोग कनाडा आ रहे हैं उन लोगों को कनाडा रहने का मन नहीं लग रहा। एक सर्वे से मैं बता रहा हूँ, जो लोग 2018 में कनाडा में आए हैं उन लोगों को कनाडा की नागरिकता लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है और अब जो कनाडा के नागरिकता ले चुके हैं वो कनाडा छोड़ने का प्लान बना रहे हैं। ये चीज़ कनाडा के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन चुकी है एट दैट टाइम पे। इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ द लिविंग। स्क्रीन पे देख रहे हैं सर्कल, ये सर्कल आपको बता रहा है कि पिछले 10 साल में कनाडा में घर की प्राइस में कितना चेंजेस
हुआ है। 2008 के बाद से घर की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। एक बहुत फेमस कैनेडियन यूट्यूबर के थ्रू मैं बता रहा हूँ, 2017 में कनाडा में एक बाथरूम एक बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट $900 यानी कि $900 रेंट था मंथली। 2023 में वही बेडरूम वही बाथरूम वही अपार्टमेंट का रेंट $2000 रेंट हो चुका है मंथली। इसका मतलब कि 6 साल में 120% की बढ़ोतरी हुई है रेंट की। एक रिसेंटली सर्वे से मैं बता रहा हूँ 63% कैनेडियन के पास खुद का घर नहीं है और उसे लेने के बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। अब मैं सैलरी पे आता हूँ। एवरेज कैनेडियन की सैलरी ईयरली $60,000 यानी कि $60,000 ईयरली सैलरी होती है। ये वाइट कॉलर जॉब की बात करें। अब 2 टाइप की जॉब होती है, वाइट कॉलर जॉब और लेबर वर्क। अब लेबर वर्क की मैं मंथली सैलरी की बात करता हूँ, $4,000 से $4,500 होती है मंथली सैलरी, और वाइट कॉलर की मंथली सैलरी $5,000 से $6,000 तक होती है। एवरेज हम 60,000 गिने। मैं एक चार्ट से आपको समझाऊंगा, ध्यान से ये चार्ट देखना, आपके काम में आएगा। ये चार्ट आप ध्यान से देखिए जिसे मैं समझाता हूँ। ईयरली सैलरी कैनेडियन की है $60,000 यानी कि $60,000। मिनिमम एनुअल टैक्स जो टैक्स लगता है वहाँ पे $10,000 टैक्स लग गया। कितने रहे? $50,000। अब जैसे आप मेन सिटी में रहते हो, टोरंटो, वाटरलू में, वेलक्लूब में, ऐसी सिटी में रहे तो आपका रेंट लगेगा 20 से 25,000 रेंट लगेगा। ये ऐड कर लो। अब आपका ईयरली फूड खाने का खर्चा $5,000। अब और एक्स्ट्रा ऐड करें तो कार इंश्योरेंस, मेडिकल और शॉपिंग, क्योंकि वहाँ पे शॉपिंग की तो ज़्यादा ज़रूर होती है क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होने की वजह से गर्म कपड़ों की शॉपिंग ज़्यादा होती है, वो $9,000 ऐड कर लेते हैं। तो आपका टोटल रहेगा $11,000। उसमें मैंने एक्सपेंस तो अभी ऐड ही नहीं किया। दूसरा एक्सपेंस जो होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो बहुत कम होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये ऐड नहीं किया तो भी $11,000 बचते हैं। तो समझ लो एक कैनेडियन को अपना खुद का घर बनाने के लिए 25 से 30 साल लगेंगे। सेकंड रीज़न के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो स्लो जॉब मार्केट। ज़्यादातर कनाडा अपने नेचुरल रिसोर्स पर ही डिपेंड है। अब कनाडा का इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पे आता है? तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर में आता है, सेकंड नंबर पे रियल एस्टेट में आता है और थर्ड नंबर पे माइनिंग में आता है। इन तीनों चीज़ में कनाडा का इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर। कनाडा की 70% जीडीपी इन नेचुरल रिसोर्स से आती है और कनाडा का 50% एक्सपोर्ट जो होता है इन्हीं नेचुरल रिसोर्स की वजह से एक्सपोर्ट होता है। कनाडा की 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, एक ऑयल इंडस्ट्री और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वो अभी के टाइम में डिक्लाइन हो रही है। क्यों हो रही है ये मैं समझाता हूँ। ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो कनाडा का ज़्यादातर ऑयल एल्बर्टा स्टेट से आता है और ये ऑयल का 70% ऑयल अमेरिका के पास जाता था, क्योंकि अभी इस टाइम पे अमेरिका ने ऑयल ख़रीदना कनाडा से बंद कर दिया है। सिंपली भाषा में कहूँ तो वेरी एक्सपेंस, ये बहुत महंगा लगता था अमेरिका को ऑयल कनाडा से मंगाना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी ऑयल से जुड़ी कंपनियां थी कनाडा में वो बंद होने लगी है, यानी कि जॉब कम होने लगी है। यानी कि जो कंपनी चलेगी नहीं तो जॉब कैसे रहेगी, इसलिए लेबर वर्क कम कर दिया है ऑयल इंडस्ट्री में। ये सबसे पहला रीजन है। अब सेकंड बात करते हैं मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। इसी तरह 2008 के बाद के रिसेशन से कार मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री अभी डिक्लाइन हो रही है। 1999 में 3 मिलियन कार मैन्युफैक्चर हुई थी कनाडा में। 2020 में कनाडा में घट के 1.4 मिलियन कार मैन्युफैक्चर हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कनाडा की कार मैन्युफैक्चर कंपनी शिफ्ट अब मैक्सिको में हो गई है, क्योंकि मैक्सिको में लेबर कॉस्ट बहुत कम है। इसीलिए कनाडा में कार से जुड़ी जितनी भी जॉब थी वो सारी की सारी जॉब अभी डिक्लाइन मोड पे यानी कि कम कर दी है। अब रियल इस्टेट की बात करते हैं।
मैंने आपको पहले बताया माइनिंग जैसे ऑयल से जुड़ी अभी कंपनी लॉस पे है, इसलिए कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। सेकंड बात करी तो कार मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, वो भी लॉस पे है, तो इसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अब रहा रियल इस्टेट के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ के इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट घर खरीद लेते हैं और उसे रेंट पे दे देते हैं, इसलिए वहाँ पे उन्हें प्रॉफिट मिलता है। अब मेन चीज़ ये है कि नई नई फैक्ट्री, नई नई माइनिंग कुछ ज़्यादातर नहीं होगा तो जॉब कैसे क्रिएट होगी। इसीलिए आज कनाडा डिक्लाइन मोड पे आ चुका है और हद से ज़्यादा तो तकलीफ एशियन ओरिजिन के लोगों को हुई है, जैसे कि भारत से गिनो, पाकिस्तान से गिनो, बांग्लादेश से गिनो, ऐसे एक्सेट्रा एशियन ओरिजिन में बहुत ज़्यादा कंट्री आती है। उसमें से मैंने 3 कंट्री का नाम लिया। अब मैं समझाता हूँ क्या क्या दिक्कत हो रही है। कनाडा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हो रही है तो स्टूडेंटों को, और ख़ास करके एशियन मुल्क के स्टूडेंटों को। अब एशियन मुल्क का स्टूडेंट किस सोच से कनाडा जाता है, वहाँ पे अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर साइड में जॉब करना और हो सके तो पीआर की कोशिश करना और कनाडा की नेशनलिटी ले लेना। लेकिन स्टूडेंटों को ये सारी प्रॉब्लम पता नहीं है कि कनाडा में क्या प्रॉब्लम है। अब जॉब की बात करूँ तो सबसे अच्छी कनाडा में जो ज़्यादातर एशियन मुल्क के लोग करते हैं जॉब, वो है क्लिनिक की जॉब और सेकंड नंबर में लेबर वर्क की जॉब। अब पिछले लास्ट 5 ईयर से कनाडा में इतने ज़्यादा लोग गए कि ये दो जॉब तो फुल ही है। अब स्किल वाली जॉब है तो अब एशियन मुल्क के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करता हूँ, इन लोगों के पास स्किल नहीं है। एजुकेशन तो है लेकिन स्किल नहीं है, अब ये प्रॉब्लम है। अब आईटी की जॉब में देखो तो इंजीनियरिंग की जॉब में देखो और फाइनेंशियल जॉब में देखो तो ज़्यादातर कैनेडियन नागरिकों को ही वही जॉब मिलती है। एशियन मुल्क का चांस 50-50% में ये जॉब मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो जॉब भी अभी फुल है। तो जो लोग कनाडा में जो स्टूडेंट हैं उन लोगों की अभी सिचुएशन तो बहुत टफ है। और आप पूछ सकते हो कि अभी कनाडा में क्या हाल है, आपका कोई रिलेशन वाला रहता हो तो। ये असल में कनाडा को सबसे बड़ी दिक्कत कब पड़ी, जब कोविड-19 आया तब। वैसे एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, कनाडा में 3 बिजनेस थे। अब 3 बिजनेस में से 2 बिजनेस बंद हो चुके, 1 बिजनेस चालू है, इसलिए बिजनेस लेवल भी कनाडा में डाउन है। और बाद में थोड़ी रिकवरी होने का चांस हुआ तो उसके बाद रसिया यूक्रेन की वॉर की वजह से भी अभी कनाडा में, क्योंकि नाटो की वजह से बहुत ज़्यादा सेक्शन लगे हुए हैं, इसलिए कुछ लेबर टर्नओवर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, इसी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है कनाडा को। अब थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं जो कनाडा को अभी डिजास्टर बना रहा है, वायलेंस एंड क्राइम रेट। 2020 के बाद से कनाडा में मर्डर, चोरी मीन्स रॉबरी आम हो चुकी है। कनाडा की कई न्यूज़ एजेंसी के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वायलेंस और ऐसे क्राइम आज तक कनाडा में नहीं देखे गए। कोविड-19 के बाद से कनाडा में अनप्रोवोक्ड रैंडम अटैक हद से ज़्यादा बढ़ गए। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आप किसी सुनसान सड़क पे अकेले चल के जा रहे हो, दूसरा इंसान भी सामने से आ रहा है, वो दूसरा इंसान आपको पंच मार के चला जाएगा या आपको लूट के चला जाएगा, या तो एट द टाइम आप सामने लड़ने जाओगे तो आपका मर्डर करके चला जाएगा। ये चीज़ अभी कनाडा में हद से ज़्यादा बढ़ रही है। 2021 में सिर्फ वैनकूवर सिटी में 1700 मर्डर, रॉबरी और रैंडम अटैक हुए हैं, सिर्फ वैनकूवर सिटी की बात की है। टाइम एक्सपर्ट के डेटा के अनुसार बता रहा हूँ, इन सारी वजह का मेन प्रॉब्लम है मेंटली असर। हुआ क्या, कोविड-19 आने से कनाडा में लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए, उनकी जॉब चली गई, इन्फ्लुएंस हुए, और लास्ट नंबर पे बोले तो हाई लेवल का टैक्स लगाया कनाडा गवर्नमेंट ने। तो इसकी वजह से कैनेडियन फ्रस्ट्रेशन हो गए, फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से ये सारे काम करने लगे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हम एशियन मुल्क वालों को हो गई है। एग्जाम्पल देता हूँ, मतभेद होने लगा है। और आखिरी चीज़ ये है कि जिस चीज़ पर कनाडा को सबसे बड़ा नाज था, अपनी हेल्थ सिस्टम, वो भी अभी डिक्लाइन हो रही है।
आफ्टर कोविड के बाद से बहुत से कैनेडियन यूट्यूबरों ने ये इश्यू को फेस किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2019 से पहले कनाडा में आप किसी भी टाइम हॉस्पिटल में जा सकते थे। एट द टाइम उस टाइम पे आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे आपको 1 वीक या 1 मंथ तक वेट करना पड़ सकता है। कनाडा नेशनल डॉक्टर्स के मुताबिक कनाडा वेटिंग टाइम 22 से 25 वीक का भी हो सकता है। जैसे कि आपको कहीं इमरजेंसी प्रॉब्लम है, लाइक एक्सीडेंट, हार्ट अटैक एक्सेट्रा, उसके लिए आपको इमरजेंसी में ही जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ अभी कनाडा में हो रही है। आप नहीं मानते हो तो आपका कोई रिलेशन वाला कनाडा रह रहा है, उसे पूछ लो। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, ऑल इन ऑल कनाडा इज चेंज, यानी इनफ, बहुत हो गया। अब इन वीडियो से मुझे एक चीज़ पता चली है, मैं आपके कुछ काम आ सके तो आप किसी भी कंट्री में अब जाओ ना, कोविड-19 के बाद से आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप उनका डेटा चेक करो। कितने लोग कितने साल में पीआर मिले, कितने लोगों को कितने टाइम में जॉब मिल सकती है, वहाँ की फैसिलिटी किस टाइप की है, हॉस्पिटल सेवा किस टाइप की है। इन सारी चीज़ के बारे में आप गूगल से ही ले सकते हो। आसान है, गूगल पे सब लिख के आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, मेन तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार, और हो सके तो शेयर करना, क्योंकि मुझे अभी तो यूट्यूब से कुछ कमाना, कुछ इनकम तो मेरी नहीं है, लेकिन आपसे एक उम्मीद है। मेरे यूट्यूब पे वॉच टाइम बहुत कम है, इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें, और पूरा देख लिया हो तो आप मेरा पूरा वीडियो शेयर कर देना। ये सारी चीज़ आपके लिए आसान है, तो प्लीज़ ये काम तो आप कर सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। उससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी नए नए वीडियो बनाने में हिम्मत आएगी। थैंक यू।